पहला अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अपनी क्लास में कि रेज योर हैंड, हाउ मैनी पीपल नो व्हाई द कंडक्टर इज अलाउ द करंट। किस किस को पता है भाई यहाँ की जो कंडक्टर है वो करंट पास करता है, क्यों? तो 2-4 बच्चे ऐसे हाथ ऊपर करेंगे और एट द एंड मैं यही से समझाऊंगा कि क्यों ऐसा है कि वो करंट पास करता है, क्यों ऐसा है कि वो करंट पास नहीं करता है, और क्यों इसमें ऐसा है कि कभी कभार करता है कभी कभार नहीं करता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स। ये नमस्ते साथियों, आशा रखते हैं कि आप सब मज़े में होंगे। आज फिर से फिज़िक्स की दृष्टि में आपका स्वागत है और आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जो एक नए चैप्टर के साथ शुरू होगी। इस नए चैप्टर का नाम है बैंड थियरी एंड सेमीकंडक्टर। जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में हैं या 11th-12th में हैं, अक्सर ये चैप्टर एक पार्ट होता ही होता है फिज़िक्स का, और कई सारी बुक्स पढ़ के आपको भी कई सारी उलझनें होंगी कि बैंड क्या है, एनर्जी लेवल्स क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो इतना ज़रूरी क्यों। तो आज वन बाय वन हम सारी चीज़ें क्लियर करते जाएं। एट द एंड आपको समझ में भी आ जाएगा कि बैंड थियरी क्या है, बैंड कहते किसे हैं, क्यों सारे सॉलिड मटेरियल्स का डिस्टिंग्विशन किया गया है, सॉलिड, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें क्या है और इनका मामला क्या है। अक्सर आप पढ़ते होंगे तो शुरू होता है ये चैप्टर बैंड थियरीज। लोग आपको समझाते हैं कि बैंड ये है वो है, और फिर जाके आपको सेमीकंडक्टर या कंडक्टर पे लेके आता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक नया अप्रोच से फॉलो करता हूँ, नया अप्रोच से चल रहा हूँ। मैं आपको टॉप से बॉटम तक ले जाऊँगा। मतलब जो चीज़ें हमें पता है वो हम पहले समझेंगे, और उसी से जो हमें नहीं पता है चीज़ें, जैसे कि हमें पता है कि कोई ना कोई मटेरियल है जिसका नाम सेमीकंडक्टर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बैंड थियरी क्या है, तो हम टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सॉलिड्स की दुनिया में आपका स्वागत है। सॉलिड मटेरियल, हम जानते हैं कि सॉलिड मटेरियल यानी क्या। पहले तो हम नहीं जानते थे, तो पहले हमने भेद समझ लिया कि सॉलिड होता है ओके, लिक्विड होता है पानी, कोई भी लिक्विड ड्रिंक हो गया वो सॉफ्ट है लिक्विड, और गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब हमें पता। अब बात आती है सॉलिड की। तो इन सॉलिड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैटेगरी, and this is the slide for classifications of solid। और हमें ये मोटा मोटा भेद पता कि सॉलिड में 3 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें से एक है कंडक्टर। कंडक्टर यानी क्या? कंडक्टर यानी वो कि जिससे जो मटेरियल करंट को कंडक्ट कर पाए, यानी कि उसमें से करंट बह पाए। हमें पता है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सारी जो धातुएं हैं वो कंडक्टर में आती। दूसरी चीज़ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसकी यहाँ पर खास चर्चा है। आज की आधुनिक दुनिया में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मटेरियल है वो सेमीकंडक्टर है, जिससे चिप्स बनती हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स बनते हैं, हमारा फ़ोन जो बना हुआ है, ये जो बोर्ड बना होता है वो भी सेमीकंडक्टर से बना। और थर्ड है जो है इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी रबर, प्लास्टिक, वुड टाइप मटेरियल, दे आर नॉट अलाउइंग द करंट, जिसमें से करंट बह नहीं सकता। और ये हमें पता है, जैसे आप अपना इंसिडेंस याद करो कि आपका कोई दोस्त है जिसको करंट लग गया है, शॉक लग गया है, और आप उसको छुड़ाने जा रहे हो। अगर आप उसको छुड़ाने जा रहे हो तो अक्सर आप कोई धातु का, कोई मेटल का डंडा लेके तो छुड़ाने नहीं जाओगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर वो डंडा लेके छुड़ाने में गया तो क्या होगा, मुझे भी शॉक लग जाएगा। ये अक्सर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। हमें पता है कि कोई भी मेटल है जिससे शॉक लग सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें से करंट बहेगा। हम लेके क्या जाएंगे? लकड़ी का कोई डंडा हो, प्लास्टिक का कोई डंडा हो, वो लेके जाएंगे, जिससे हमें पता है कि दे आर इंसुलेटर, जिसमें से करंट बह नहीं सकता। अक्सर आप पाओगे कि काफ़ी सारे मटेरियल है
और कहीं ना कहीं जाकर वो सारे मटेरियल इन्हीं तीन ही चीज़ों में फिट होंगे। या तो वो मेटल होंगे, इट मीन्स कंडक्टर होंगे, या तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे यानी कि इंसुलेटर होंगे, और या तो वो करंट को कभी कंडक्ट करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो वो वाली कैटेगरी आती है सेमीकंडक्टर। तो ये हमें अमूमन पता है। अब क्वेश्चन उल्टा पूछो, क्यों? जैसे मैं आपको पूछूं कि मेरे पास ये प्लास्टिक की पेन है, और हमें पता है कि प्लास्टिक की पेन अगर हम किसी भी करंट या जहाँ पर करंट बह रहा है उससे हम छुए तो हमें पता है कि इस प्लास्टिक की पेन है, इसीलिए ये इंसुलेटर है और इससे हमें करंट नहीं लगेगा। अगर मेरे पास ये है, ये मेटल की बनी हुई है, अगर इससे मैं छूता हूँ तो मुझे करंट लगेगा क्योंकि ये कंडक्टर। क्यों? इसमें ऐसा तो क्या है इस प्लास्टिक में कि जिससे ये इंसुलेटर है, जिसमें करंट नहीं बहता? ऐसा तो क्या है मेटल में कि जिससे ये कंडक्टर है, जिसमें से करंट बहता है? तो इन्हीं चीज़ों की खोज करनी है, और एट द एंड ये जो कंसेप्ट समझाने वाली जो थियरी बनी जिसका नाम बना बैंड थियरी। तो वन बाय वन हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसकी ज़रूरियात क्या हुई और उसके समझने के बाद क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई हमारे दिमाग में, वो भी समझे। ठीक है, तो पहला अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अपनी क्लास में कि रेज योर हैंड, हाउ मैनी पीपल नो व्हाई द कंडक्टर इज अलाउ द करंट? किस किस को पता है भाई यहाँ की जो कंडक्टर है वो करंट पास करता है, क्यों? तो 2-4 बच्चे ऐसे हाथ ऊपर करेंगे और वो बताएंगे हमने अक्सर सुना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिससे वो करंट पास करते हैं। तो स्टोरी का जो मेन पॉइंट है वो वहीं से शुरू हो। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन खोजा गया था और उसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 के इर्द गिर्द। और उसके ठीक 3-4 साल बाद की बात है, पाउल ड्रूट करके ये साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपनी एक थियरी दी थी जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, जो क्लासिकल मॉडर्न कहलाया। उन्होंने बताया कि भाई कंडक्टर में है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज़ व्हाट, इट इज़ करंट, दैट्स वाई करंट और दैट्स वाई द कंडक्टर इज अलाउ द करंट। उसका मोटा मोटा मतलब यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन से ही करंट बहता है, या इलेक्ट्रॉन बहने को ही करंट कहा जाता है। इसीलिए कुछ बच्चे बताएंगे कि सर मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए वो करंट पास कर रहा, और इंसुलेटर में वो नहीं होता इसीलिए वो करंट पास नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम ये सवाल कर दें कि चलो मैं थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक को दे दूँ तो ये क्या करंट पास करने लगेगा? फिर मुरझा जाओगे? नहीं। तो ऐसे तो क्या अनजाने राज है इसमें, आइए देखते हैं। पहले तो ये भाई साहब आए पाउल ड्रूट, उन्होंने कुछ क्लासिकल आइडियल गैस के साथ इसका कनेक्शन बताया, और इनमें से जो एक या दो चीज़ें निकल के आई वो हमें पहले जान लेनी है, क्योंकि जो टॉपिक की शुरुआत है वो यहाँ से। तो ये उन्होंने सक्सेस अचीव की। जो भी लोग मानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्यों हैं वो भी एक जानना ज़रूरी है, तो उसके आगे जानेंगे। पहले उससे ओम्स लॉ सेटिस्फाइड हो गया। ओम्स लॉ आपने सुना होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जानने पर सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरी ये भी सक्सेस मिली कि उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी हमें मालूम पड़ रही है मेटल्स। लेकिन कुछ फेलियर्स और भी थे। मैंने कहा ना कि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, पूरा आंसर नहीं है कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये 1-2 फेलियर्स भी थे कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, आप अभी गौर रखिए। आपको बस इतना ध्यान है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अब वहाँ तक मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें वो समझा नहीं पा रही थी थियरी। इतना सा कहने से चीज़ें आसान नहीं हो जाती कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए वो करंट पास करते हैं। इससे ये दोनों चीज़ें नहीं एक्सप्लेन हो रही थी, तो पीपल सोच रहे थे कि और क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। और उसके बाद लोगों ने ये सुझाव दिया,
और अक्सर जब आप अपनी 11th-12th क्लास में होंगे तब मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को ये ध्यान होगा या आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि बेटा जो असली जादू है ना वो इसमें है, ऐसा होता है बैंड। आपको ध्यान होगा कि भाई ये कंडक्टर है, आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा वैलेंस बैंड में होते हैं, और कंडक्टर में ऐसा होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड नज़दीक नज़दीक होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, इसीलिए जो कंडक्टर है वो करंट को पास करता है। इंसुलेटर में क्या होता है, बैंड बहुत बड़े होते हैं, बैंड गैप, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली वहाँ पर नहीं जा सकता, इसीलिए वो करंट को पास नहीं कर रहा है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो ये गैप है वो सेमीकंडक्टर में बहुत कम होती है, और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो है वो सेमीकंडक्टर में कभी कभार इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो अलाउ करता है, कभी कभार नहीं पहुंचते तो अलाउ नहीं करता। तभी आप लोगों ने जान लिया था कि कहीं ना कहीं जाकर ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप जैसी चीज़ें हैं। तो आइए वन बाय वन जानते हैं, लेकिन इससे चीज़ें उतनी आसान नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि एक मोटी मोटी तौर पर थियरी है बैंड गैप की। चलिए आपने मान लिया कि वैलेंस बैंड यानी क्या, तो कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, फील्ड है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, तो ये है वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल्स। कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल क्या है कि जहाँ पर खाली इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी के फ्री लेवल्स है, वही कंडक्टिव एनर्जी लेवल्स। और लोग बताएंगे आपको, 11th-12th में टीचर ने बताया भी था कि बेटा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चला गया ना तो ही वो करंट को पास कर पाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया तो वो करंट पास नहीं करेगा। और बीच में जो जगह बची थी उसको आपने बताया था बैंड गैप, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ। लेकिन मान लो कि ये है मेरे पास पेन, ये पेन है, ये क्या है, इंसुलेटर है, अवाहक है, हाँ। अब इसमें मुझे बताओ कि कहाँ है वैलेंस बैंड, कहाँ है कंडक्शन बैंड और कहाँ है बैंड गैप। लो चलिए मान लिया कि आप जानते हैं कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, मान लीजिए, तो बताइए इसमें कहाँ पर है। आप बता नहीं पाओगे क्योंकि ये एट द एंड रिजल्ट है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो हमें समझनी है, तभी जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। और एट द एंड मैं यहीं से समझाऊंगा कि क्यों ऐसा है कि वो करंट पास करता है, क्यों ऐसा है कि वो करंट पास नहीं करता है, और क्यों इसमें ऐसा है कि कभी कभार करता है कभी कभार नहीं करता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स। ये वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आवर टॉपिक इज बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स। तो अब आइए जानते हैं कि चक्कर क्या है। चक्कर उसमें ये है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास एक आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड यानी क्या, ओनली वन एटम, ठीक है, जैसे वन एटम है तो उसके पास अपना न्यूक्लियस है, कि ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, मान लो हाइड्रोजन है तो न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन है, कि ना, ये हाइड्रोजन एटम पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए कि सोडियम का है, सोडियम का देखें Ne, सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 11, कितने, 11। तो 11 को आप कैसे दिखाएंगे, ये है आपका न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आ गए, ये आपकी ऑर्बिट आ गई, पहले ऑर्बिट में 2 और भरेंगे 6, फिर आ गया और 2, कितने हो गए, 6 और 2 8, 9 10 और एक आ गया 11। मतलब इसके पास काफ़ी सारे ऑर्बिट्स हैं। और हम जब 11th-12th में थे तब हम ऐसा कुछ लिखते भी थे कि Na को कैसे लिखा जाता है, 1s2, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s2,
दूसरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2p6, तीसरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 3s1, 6, 2, 2, 10 और 11 हो गया। अब जहाँ तक नंबर या जहाँ तक बात आइसोलेटेड एटम्स की है, वहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। अगर ये सोडियम का एक एटम रहा तो हम ऐसे कुछ एनर्जी लेवल उसका एज्यूम करते थे। अगर आपको पता है, हम ऐसे ड्रॉ भी किया करते थे कि बेटा बताओ कैसे रहेगा, तो उसका जो एनर्जी लेवल है हम ऐसे ड्रॉ करते थे, ये एनर्जी है, ये उसके लेवल्स हैं। आप ड्रॉ करते थे कि ऐसे ये 1s हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आ गया आपका 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया आपका 2p, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, अकिना, हाँ, और ये आपका आ गया 3s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये आप सब किया करते, हाँ कि ना। अब इसी से मैं जादू एक्सप्लेन करूँगा कि बात कहाँ तक जा रही है वो देखना, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये कहानी पूरी है आइसोलेटेड एटम। मतलब क्या? मतलब कि एक ही एटम है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एटम एक कैसे? आप लेके आओ सिल्वर का एक एटम, नहीं मिलेगा। गोल्ड का लेके आओ, नहीं मिलेगा। हमें जो मटेरियल्स दिखते हैं डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, वो किस फॉर्म में होता है? वो किस फॉर्म में होता है? वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, हाँ कि ना। ऐसा एक एटम थोड़ी होता है। जैसे ये पेन है तो नंबर ऑफ एटम है, हाँ कि ना। तब कहानी कुछ बदल जाती है। क्या कहानी आती है वो देखते हैं। चलिए, तो अब किस्सा क्या है? किस्सा ये है, एक में तो कोई गड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन जब एक से ज़्यादा है, जैसे 2 है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2 हाइड्रोजन एटम है, अब ये पास पास आएंगे। तो पहले तो कहानी कुछ ऐसी थी कि अगर बेटा अगर एक ही हाइड्रोजन एटम है, इसका ये प्रोटॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, हाँ कि ना। तो जो हलचल मचनी चाहिए थी, जो इंटरेक्शन होती थी, वो इसी में हो गई। लेकिन जब 2 एटम्स आए तो कहानी क्या हुई? इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी इंटरेक्शन में है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी इंटरेक्शन में है, हाँ कि ना। अकेला जब बंदा घूमता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी तभी होती है जब कोई लड़की उसके जीवन में आती। हाँ, चलिए छोड़िए उस बात को। दिक्कत यह है कि जब 2 आए तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है, इससे तो हो ही रहा था, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा था। तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आया। और डिस्टर्बेंस क्या आया? ये तो मैं 2 की बात कर रहा हूँ, हमें बात करनी है क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन में होगा ऐसा कि काफ़ी सारे एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और देखते हैं कि क्या हो। ये मोटे मोटे तौर पे पता चल गया कि अगर 2 नज़दीक आ रहे हैं तो क्या होगा। अगर 2 एटम नज़दीक आएंगे तो इंटरेक्शन बढ़ेगा। और उसके बाद क्या हो रहा है आइए देखते हैं। ये पेन को थोड़ा हटा दिया जाए, ओके। चलिए, ये हुआ। अब सोच के देखिए कि 2 एटम हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। एक एटम था, अगर एक एटम था तो क्या था? अगर एक एटम था तो हमारे पास जो किस्सा था वो यही था। मान लो कि ये हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में है। ये एटम दिखा रहा हूँ बेटा, और ये उसका एनर्जी लेवल एक लाइन से दिखा रहा हूँ। उसका हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू था वो इतना आ रहा, उसकी एनर्जी इतनी थी, आगे ना। मान लो ये दूसरा है लेकिन अलग है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कहीं पर था, उसकी एनर्जी भी कुछ फिक्स थी, ओके। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी कि जब दिक्कत 2 एटम एक साथ आ गए, मतलब ये एक दूसरे के नज़दीक आ गए, नज़दीक आ गए, नज़दीक आ गए, नज़दीक आ गए। अब सवाल यह है कि क्यों नज़दीक आ रहे हैं? बेटा ऐसा नहीं होता है। जब क्रिस्टल की बात करते हैं तो कई सारे एटम से ही क्रिस्टल बन रहा है, हाँ कि ना। ऐसा थोड़ी होता है कि एक एटम से क्रिस्टल बना लेंगे आप। क्रिस्टल में, सॉलिड मटेरियल में काफ़ी सारे एटम्स पास पास हैं, और उसके पास पास होने से क्या हो रहा है वो हमें जानना है। तभी जाके हमें समझ में आएगा कि कंडक्टर पास कर रहा है करंट और इंसुलेटर नहीं कर रहा। चलिए, तो पहले मैं 2 एटम नज़दीक लाता हूँ, फिर नंबर ऑफ एटम नज़दीक लाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए, ये दो एटम अगर नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो किससे ये हो रहा है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिट थी, ये अकेले का था इलेक्ट्रॉन, हाँ, ये भी इलेक्ट्रॉन अकेले का था, हाँ, लेकिन जब दो नज़दीक आए तो क्या हो रहा है, दोनों ने भागीदारी में एटॉमिक ऑर्बिट विच इज़ कन्वर्टिंग इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ये दोनों ऑर्बिट जो है वो मर्ज हो गई। मर्ज तो नहीं बोल सकते, हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्प्लिट हो गई, हाँ कि ना। और अगर दोनों ऑर्बिट स्प्लिट हो गई तो क्या होगा वो हमें जानना है, तो उसकी गौर फरमाइएगा ज़रा कि क्या हो रहा है। ये एनर्जी लेवल्स था, मान लो कि 13.6, हाँ कि ना, वो स्प्लिट हो गया और वो स्प्लिट होके दो एनर्जी लेवल में बट गया। देखिए, अब एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन था। अब हुआ क्या, स्प्लिटिंग के कारण ये दोनों का स्प्लिट हो गया, तो टोटल ऑर्बिट मिक्सचर बन गया है। और मिक्सचर बनने के बाद इसका एक और इसका एक ऐसा नहीं है, इसका दो और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, मतलब अंदर की ऑर्बिट में कहीं पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए और फिर जादू हो गया, स्प्लिट हो गया। एक एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी थोड़ी सी घट गई और दूसरा जो था उसकी एनर्जी है वो थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई, ये थोड़ी कम हो गई, और इसी से एनर्जी का स्प्लिटिंग हो गया। अब हर इलेक्ट्रॉन ऐसा चाहता है कि वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहे, और मिनिमम एनर्जी स्टेट वाली ऑर्बिट जो है वो ये है, तो यहाँ दो ऑर्बिट जो है वो फील्ड हो गए, तो ये हमारा आ गया फील्ड, और ये जो है वो लेवल था वो वैकेंट रह गया, मतलब खाली रह गया, और इसी को लोग आके जाके बोलेंगे कंडक्शन और इसी को बोलेंगे वैलेंस। लेकिन यहाँ से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये दो का है ना। कहाँ है बैंड सर, आप तो बैंड की बातें कर रहे थे, यहाँ तो दो ही एनर्जी लेवल्स हैं। चलिए एक और किस्सा दिखाते हैं, फिर जाके थोड़ा क्लियर। ये तो समझ में आया कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों स्प्लिटिंग हो रही है, क्योंकि इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, आगे ना। चलिए तो एक और चीज़ें जानते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं, ओके, नेक्स्ट पेज हो जा। हाँ, अब दो को नहीं मान के हम नंबर ऑफ एटम मानते हैं। मान लो कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, सोने का है, मानने में क्या जाता है, उसमें एक या दो नहीं होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या हो रहा है, वो हो ऐसा रहा है कि अगर नंबर ऑफ एटम एक दूसरे के करीब है तो हर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है ना वो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन के कारण अलग अलग हो। जैसे मैं ये मानूं कि ये इसका मानता है, तो ये क्या बताएगा मुझे कि सर मेरी राइट तरफ दो एटम है, मेरी लेफ्ट तरफ तीन है, मेरे नीचे दो है, ऊपर एक है, तो मतलब इंटरेक्शन अलग अलग है। इसका जो इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस हो रहा है वो इर्द गिर्द के एटम से हो रहा है, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका इंटरेक्शन सिर्फ एक, दो और तीन से है। अगर इसका माने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हैं, तो हर जो लास्ट ऑर्बिट बन जा रही हैं उसकी जो एनर्जी है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट नहीं, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हर एक एटम्स का इंटरेक्शन है वो अलग अलग है। समझे कि नहीं समझे? देखिए, इसकी बात करें तो इसका इसी के साथ इंटरेक्शन है, इसकी बात करें तो इसका इसके साथ है, इसका 9 लोगों के पास है, इसका 5 लोगों के पास है, तो जो एनर्जी लेवल्स आने चाहिए वो कुछ ना कुछ अलग आ रहा है। अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है? समझ गए आप कि कहानी और किस्सा क्या है? दो का मैंने समझाया था, ये n नंबर ऑफ एटम्स है। तो ये एक चार्ट देखिए आप, ये है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है? अगर मैं इस तरफ आ रहा हूँ मतलब एटम और एटम के बीच की जो दूरी है वो कम हो जा रही है, कम होती रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ऐसा मानना है आप, ठीक है? चलिए, एक एक सिंगल था तब एक ही ऑर्बिट थी, सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो एक जैसी थी। मान ले कि 3s में इलेक्ट्रॉन है तो सबकी एनर्जी कितनी होगी? 3s के लेवल जितनी होगी। खैर,
लेकिन अब क्या हो रहा है, हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस घटा रहे हैं, और घटा रहे हैं उसका मतलब क्या कि ये सारे एटम्स हैं वो पास पास, अगर हम डिस्टेंस घटाए, अब क्या हुआ, अब अंदरों अंदर इंटरेक्शन होना चालू हो गया, आगे ना, और अंदरों अंदर इंटरेक्शन होना चालू हो गया, उसका मतलब क्या कि ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ये उससे अट्रैक्ट हो रहा है, ये उससे अट्रैक्ट हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 से अट्रैक्ट हो रहा है, तो सबका जो एनर्जी लेवल का वैल्यू है वो थोड़ा सा बदल जा रहा है, सबका सेम नहीं हो रहा, और सबका सेम नहीं हो रहा तो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहा है, और यहाँ से एनर्जी लेवल स्प्लिट हो, अब एन एटम्स से उनमें से कुछ एटम्स की एनर्जी कम हुई, अरे भाई हाँ, उनमें से कुछ एटम्स की एनर्जी कम हुई, तो कुछ एटम्स की एनर्जी बढ़ी इंटरेक्शन के कारण। आप मेरे साथ हो, जैसे इस दुनिया में आप अकेले ही रहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका जो लेवल है वही कांस्टेंट है, ना आप अमीर हो ना आप गरीब हो, लेकिन जैसे ही काफ़ी सारे लोग इस दुनिया में रह रहे हैं तो इंटरेक्शन होना चालू हो गया है, फिर आप अंदाज़ा लगाओगे कि ये जो नीचे है ना वो थोड़े गरीब हैं, जो ऊपर है वो अमीर है, वैसा ही कुछ मामला है। इंटरेक्शन हुआ तो क्या हुआ, कुछ एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कम हुई, कुछ की ज़्यादा बढ़ गई, और एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग हो गया। तो रियल इमेज ऐसी है, वो जो मैंने पहले बताई थी वो थोड़ी इमेजनरी है, सिंपल इमेज है, वो मैं समझाऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो एक उदाहरण के से समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, आप एक एग्जाम्पल लिया है कि चलिए 2 एटम्स अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 एटम अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो आए यहाँ पर इतने नज़दीक आने पर एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए, एक की एनर्जी घटी एक की बढ़ी। ओके, अब मान लो कि ये जो एनर्जी लेवल्स था वो 3s था, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और आपको आइडेंटिफाई कर देता। चलिए अब पेन को लेते हैं, क्यों बदल जा रहा है भाई, हाँ ओके ठीक है, अरे भाई ठीक ही है, पेन चेंज करनी थी। ओके, अब देखिए 2 एटम्स एक दूसरे के पास आ रहा है तो जो एनर्जी लेवल है वो पहले सेम था, एक के लिए दूसरे के लिए, जैसे ही 2 पास आए इंटरेक्शन के कारण एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए, एक एनर्जी लेवल घटा एक एनर्जी लेवल बढ़ा, ये माना हुआ है हमने 3s, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो 2 एनर्जी लेवल्स बने, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरों के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन था, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 थे। अब एनर्जी स्प्लिट हुई तो टोटल 2 एनर्जी लेवल बने, अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसको बोलता है स्पेस, मतलब 4 हमारे पास जगह है। अब मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल में रहेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ रहेंगे। इसको पेन थोड़ी सी अलग दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने भर दिया इलेक्ट्रॉन, ये एक और ये दूसरा, तो ये रहा खाली और ये रहा भरा हुआ, तो इसीलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ कि मान लो कि दो जो है ये हर बार काम क्यों नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, चलिए अब मान लो कि 5 एटम्स हैं वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो जो एनर्जी लेवल था वो 5 में बढ़ जा रहा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ। चलिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ये हो रहा है कि 5 में बटा, हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी लेवल 5 है, एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ पर जगह कितने की है, 10 की, लेकिन भरने कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये रहा वो खाली है, ये रहा वो फिल्ड है, इसको बोला जाता है वैकेंट एंड फिल्ड। समझ में आया? इंटरेक्शन के कारण एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसा चाहते हैं कि हम लोअर एनर्जी स्टेट में रहें, और एट द एंड मैं आपको पिक्चर या एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों, ठीक है। ये बोर्ड पता नहीं आज नखरे दिखा रहा है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल स्प्लिट, मतलब क्या कि अब इसमें जो किस्सा है वो थोड़ा अलग है, देखिएगा ये, ठीक है।
ये सब एक ही एनर्जी लेवल पे थे। अब एन नंबर ऑफ एटम्स है, एन नंबर ऑफ एटम्स है मतलब ये जो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर पतली पतली रेखाएं हैं, पतली पतली, कितनी पतली पतली, यहाँ पर एक है, 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 यहाँ पर एक। समझ में आया क्या? इतने सारे एटम्स हैं और n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग हो रहा है और हर एक में बहुत बारीक बारीक सी गैप है, बहुत हल्का गैप है एक दूसरे के बीच में। यहाँ पर बहुत ही हल्का गैप है और बहुत ही हल्का गैप होने का मतलब क्या कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा भरा हुआ है, ये एक बैंड सा है, एक पट्टे जैसा है, लेकिन ये बना है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स के। और आपको पता है कि अब होगा क्या? अब होगा इसमें कि इतने में ही मान लो कि आधे में इलेक्ट्रॉन बह जाएंगे तो ये फिल हो गया और आधे में जो है वो खाली रहेगा, तो ये वैकेंट हो गया, खाली। और आगे जाके मैं बताऊंगा कि यही जो बनता है वो आपका कंडक्शन है और यही जो है वो आपका वैलेंस बैंड है। चलिए मैं दिखा ही देता हूँ ताकि इसका जो किस्सा है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? पता नहीं आज बॉर्ड ये पूरे नखरे दिखाएगा। चलिए इसका निचोड़ दिया तो ये आ गया। अब अगर आप ये समझ गए तो सारे किस्से समझ जाओगे। ये है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। ऐसा कुछ किस्सा है। नंबर ऑफ जो एनर्जी लेवल्स हैं, अगर हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस घटा रहे हैं तो वो स्प्लिट हो जा रहे हैं। स्प्लिट होने पर कुछ ऐसा स्प्लिटिंग हो रहा है, हर एटम में अलग अलग स्प्लिटिंग होता है, ठीक है? उसके हिसाब से होता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये देखिए, अब एक मुद्दा आता है क्रॉस ओवर पॉइंट। क्रॉस ओवर पॉइंट किससे कहा जाता है? इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। ये जैसे जैसे घट रहा है, discrete levels broaden out into a bands. Eventually the bands overlap at a point. It means at this particular point bands क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहे हैं और इसी को बोला जाता है क्रॉस ओवर पॉइंट। जहाँ से ओवरलैप होना स्टार्ट हुआ उसी को बोला जाता है क्रॉस ओवर पॉइंट। बुक में एक दो भारी शब्द दिए गए हैं, वही समझा रहा हूँ कि इसमें कैसे ढूंढे क्रॉस ओवर पॉइंट को। तो ये रहा भाई साहब, इक्विलिब्रियम स्पेस क्या है कि जहाँ पर दो अलग हो रहे हैं, जिसमें गैप बढ़ रहा है अपर और लोअर, उसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्पेस। और एट द एंड जो खाली रह गया उसको बोलता है कंडक्शन बैंड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो भरा हुआ है उसी को बोलते हैं वैलेंस बैंड। एट द एंड सिंपल में लिखा गया है कि जो अपर लेवल है वो कंडक्शन बैंड है, लोअर लेवल है वो वैलेंस बैंड है। लेकिन अब आपको समझ में आया है कि ये कंडक्शन बैंड कहाँ है? इसमें कंडक्शन बैंड उसी को बोला जाता है जो एनर्जी लेवल्स खाली है। वैलेंस बैंड उसी को बोला जाता है जो एनर्जी लेवल्स फिल्ड है। और बैंड गैप किसे बोला गया कि अगर बीच में जगह रह गई जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, विदाउट एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता भाई साहब। जहाँ पर घर हो वहीं इंसान रहेगा, बीच में थोड़ी रहेगा सड़क पे। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसी को बोला जाता है बैंड गैप और फॉरबिडन बैंड गैप। समझ गए हकीना? हाँ, तो ऐसा स्प्लिटिंग हो रहा है और जिसको एट द एंड बोला जाता है फॉरबिडन बैंड गैप। अब एक एग्जांपल मैं आपको इंसुलेटर का दूंगा और एक सेमीकंडक्टर का और एक कंडक्टर का, तो एट द एंड आप समझ जाओगे। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है वो कार्बन का है। और कार्बन का है मतलब हमें पता है कार्बन एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर है तो कार्बन में बैंड गैप ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ से शुरू कीजिए। चलिए ये कार्बन का आ गया, कार्बन का आ गया। ये देखिए इसमें ऐसा बैंड स्ट्रक्चर, ये दोनों का मैंने बनाया हुआ है, कार्बन का और सिलिकॉन का। अब आप इसमें सिर्फ कार्बन पे फोकस कीजिए, ठीक है? सॉरी, ओके, आप सिर्फ ये कार्बन पे ध्यान दीजिए। पेन ग्रीन, या दिस वन, ओके। अब मैं दिखाता हूँ कि देखिए ये जो दो एनर्जी लेवल्स थे, इसमें कार्बन किसके लिए हैं? ये 2p, ये कार्बन 2s, क्योंकि कार्बन में टोटल 6 है।
2s और 2p जैसे जैसे नज़दीक आए, 2 एटम कार्बन के नज़दीक आए, ये और 2, ऐसे n एटम्स है, ये जो है वो सारे, अब आपको पता है ये जो सारे हैं वो क्या है, एनर्जी लेवल सी हैं, ये जो है वो एनर्जी लेवल सी हैं, हाँ कि ना। हाँ, अब हमें पता है कि अगर जैसे जैसे कार्बन नज़दीक आएंगे, ये हमारा है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और यहाँ तक कार्बन आ सकता है, इसलिए ये पॉइंट पे हमें देखना, उससे ज़्यादा नज़दीक कार्बन एटम्स नहीं आ सकते हैं। चलिए देखना शुरू करते हैं, कहाँ तक जाते हैं वो देखते हैं। कार्बन आया, कार्बन एटम्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर फील्ड हो जाएंगे। क्यों फील्ड हो जाएंगे भाई? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लाइव्स इन अ लोअर लेवल एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन वहीं रहना चाहता है जहाँ पर लोअर एनर्जी हो। हम भी अक्सर वहीं रहना चाहते हैं जहाँ पर लोअर लेवल एनर्जी हो। ठीक है, तो ये किस्सा है। तो ये फील्ड हो गया, ये खाली रह गया जिसको बोलता है कंडक्शन बैंड, और इसके बीच में ये दूरी देखी, इसको बोलते हैं फॉरबिडन बैंड गैप और बैंड गैप। चलिए अब एट द एंड मैं समझा देता हूँ, इसको क्लियर करते हैं। एंड रिजल्ट, अगर मेरे पास कार्बन है, ये प्लास्टिक है लेकिन आप मान लीजिए ये कार्बन है। अगर कार्बन है तो इसके जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ है, जिसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा, फ्री होके कंडक्शन बैंड में जाएगा, तभी वो करंट को अलाउ करेगा, तभी वो पूरे मटेरियल में कहीं भी घूम पाएगा। वो भी मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे कहीं भी घूम पाएगा, देखिएगा। लेकिन अभी के लिए ये देखिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर है तो वो फिक्स है। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तभी करंट पास करेगा, लेकिन बीच में क्या है, बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बोला जाता है। और इसी के लिए कार्बन जो है वो इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि इतना सारा जो गैप है वो अगर हम कितनी भी एनर्जी दे इसको, वो कवर नहीं कर पाएगा। जो कार्बन में इलेक्ट्रॉन वैलेंस में रह गया वो इतने इजीली तरीके से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, और इसी के कारण कार्बन जो है वो इंसुलेटर है। यहाँ तक बातें ठीक जा रही है। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। सिलिकॉन का लेते हैं। चलिए ये सिलिकॉन का हो गया, हाँ कि ना। बोर्ड आज बहुत नखरे दिखाएगा, मार खाएगा। चलिए अब सिलिकॉन पे नज़र डालिए, अब सिलिकॉन पे नज़र डालिए। सिलिकॉन के लिए ये है, 2 एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए। सिलिकॉन यहाँ तक ही नज़दीक आ पाएगा, उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाएगा, क्योंकि सिलिकॉन का एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, उसका साइज़ अलग। ठीक है, तो सिलिकॉन यहाँ है, यहाँ पर फील्ड हो गया, यहाँ पर खाली रह गया, ये कंडक्शन बैंड बना, ये वैलेंस बैंड बना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ ईजीली जाएगा। क्यों जाएगा ईजीली? क्योंकि इसके बीच में जो गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत छोटी सी गैप। अगर छोटी सी जगह है तो आप जंप करके वहाँ जा पाओगे, और उसके लिए आपको बहुत छोटी सी एनर्जी चाहिए। अगर आप हल्का सा इसको गर्म भी कर दे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चले जाएंगे। इसीलिए कई बार जो सिलिकॉन है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वो क्या हो जाते हैं, कंडक्टिव नेचर दिखाते विदाउट एनर्जी। अगर आप इसको कुछ प्रोवाइड ना करो तो वो वहाँ नहीं जाएगा। तो इसी के कारण सेमीकंडक्टर है वो कभी कभी कंडक्टिव नेचर नहीं दिखाएगा, इंसुलेटर नेचर में। एनर्जी दोगे तो कंडक्ट करेगा, नहीं दोगे तो नहीं करेगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो इन दोनों के बीच की कैटेगरी में आता है। कभी कभार वो कंडक्टर है, कभी कभार वो इंसुलेटर है। और आइए इसका किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं। अगर आप ये समझ गए, हाँ, प्लेन उड़ गया, यही हमारा आखिरी किस्सा है और आखिरी स्लाइड है। देखिएगा, हकीकत में रियलिटी में जो बैंड्स हैं वो ऐसे दिखते हैं। अब आप ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, हमने 3s की बात की थी। अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ गैप है, और अगर यहाँ पर गैप है तो इसको कुछ एनर्जी चाहिए यहाँ जाने के लिए। तो ये हो गया कंडक्शन बैंड, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया बैंड गैप। सारे बैंड्स का ड्रॉ किया हुआ है।
एनर्जी लेवल्स इंटर एलिमेंट डिस्टेंस। अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के एटम्स जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, पता नहीं ये पेन क्यों बदल जा रहा है, हाँ ये। अब ये दूरी है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और कंडक्टर में आप देखिए सारे बैंड्स ऊपर की तरफ मर्ज ही है, कहीं पर आपको गैप दिख रहा है नहीं। अगर कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर फील्ड है, ऊपर के सारे बैंड कनेक्टेड है, देयर इज नो बैंड गैप इन कंडक्टर। कंडक्टर में कहीं पर भी बैंड गैप जैसी जगह नहीं है, क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं, उसके जो क्रिस्टल में एटम्स हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर जा सकते हैं। और जितने भी ऊपर के सारे लेवल्स हैं, अगर उसकी एनर्जी ज़ीरो हो गई, यहाँ देखिए, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इसीलिए आपका पहला आंसर था कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि जो मेटल्स में जो बैंड्स बनते हैं, बैंड्स किससे बनते हैं, एनर्जी लेवल्स पे बनते हैं, एनर्जी लेवल्स से बनते हैं। मल्टीपल एनर्जी लेवल्स जहाँ पर है वो बैंड कहलाता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो सारे बैंड एक दूसरे में मिक्सअप है। जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप है। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन इजीली कहीं पर भी चला के ज़ीरो एनर्जी लेवल टच कर गया तो वो फ्री हो गया, अब वो पूरे मटेरियल में कहीं भी जा सकता है। इसीलिए कंडक्टर इजीली करंट पास कर, गैप ज़्यादा बनने पर वो अपर लेवल एनर्जी लेवल में नहीं जा सकता। उसका सीधा मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, इसीलिए वो करंट को कंडक्ट नहीं करता है, उसको बोलता है इंसुलेटर। और अगर गैप बहुत कम है तो हम थोड़ी सी हीट दे, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाए, थोड़ी सी एनर्जी दे, तो क्या हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऊपर जाएंगे तो वो कंडक्टर नेचर दिखाएगा। अगर हम एनर्जी नहीं दे रहे तो वो ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर मतलब हायर एनर्जी लेवल में, तो वो इंसुलेटर नेचर दिखाएगा। और इसीलिए ऐसे मटेरियल को बोला जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये क्लियर हो गया होगा, ये एट द एंड रिजल्ट है। सच में जो बैंड लेवल का स्प्लिटिंग है वो ऐसा दिखता है, यही है बैंड थियरी। लेकिन कुछ उलझ जाता है कि ये क्या है, ये क्या मायाजाल है, और इसीलिए इसको सिंबल करके ऐसे दिखाया जाता है। यही है हमारा बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स। द थिंग्स, सिंपल थिंग्स आर फॉर यू पीपल। इससे हमें समझ में आ गया है कि अगर गैप कुछ भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली यहाँ से यहाँ जा पाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से यहाँ चले गए तो वो करंट को पास कर देंगे। अगर गैप कुछ है तो क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे तो करंट पास होगा। अगर एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे तो कम हो जाएगा। और गैप ज़्यादा होने की वजह से इंसुलेटर में ये इलेक्ट्रॉन वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, इसीलिए इंसुलेटर करंट को बहने नहीं देगा। तो ये खा गया मामला, और ये हो गई हमारी थियरी। एट द एंड ईजीएस्ट वे यही समझ में आता है, इसलिए हम पिक्चर यही वाली दिखाते हैं, वो वाली नहीं दिखाते, नहीं तो लोग डर जाएंगे। अब हमें पता चल गया है कि बेटा जो फील्ड एनर्जी लेवल है उसी को बोला जाता है वैलेंस बैंड, जो खाली बच गए हायर एनर्जी लेवल्स है उसी को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। जहाँ पर एनर्जी लेवल्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, उसी को बोला जाता है बैंड गैप। तो यही है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। थैंक यू।